30 साल का रमेश तालाब के पास एक पत्थर के ऊपर बैठकर दुखी होकर आंसू बहा रहा होता है। अब तक मेरी पूरी जिंदगी में स्वामी जी ने जो कुछ कहा वही हुआ है। कभी गलत नहीं हुआ, सब सही सही हुआ। और इस बार भी अगर फिर से वैसे हुआ तो ज्योतिष के मुताबिक अगर मैं चाची की बेटी से शादी की तो मेरी माँ मर जाएगी। पर अब मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहता। दुखी होकर सोच ही रहा था, तभी उसका सेलफोन बजता है। वो फोन उठाकर देखता है, लव कॉलिंग दिखा रहा था। रमेश फोन काट देता है। सॉरी अनामिका, इस तरह कहता है। थोड़ी देर बाद फिर से फोन बज उठता है। वो देखता है, लिखा हुआ था लव कॉलिंग। रमेश फिर से फोन काट देता है और दुखी होकर वो रोने लगता है। थोड़ी देर के बाद अनामिका सीधा रमेश के पास आ जाती है। अनामिका को देखकर रमेश उठ के खड़ा हो जाता है। वो अपने आंसू पोंछता है। क्या हुआ रमेश? मैं फोन कर रही हूँ, आप उठा नहीं रहे हैं। तुमने फोन किया था, मैंने देखा नहीं। तुम घर जाओ, मैं भी घर आता हूँ। नहीं रमेश, मैं देख रही हूँ। पिछले 3 दिनों से आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। फोन कर रही हो, फोन नहीं उठा रहे हैं। आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं। अनामिका जब परेशान होकर ये सब कह रही थी, रमेश मन ही मन सोचने लगता है। माफ कर देना अनु, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। पर मुझे अपनी माँ को बचाना है। तुमसे दूर जाना ही पड़ेगा। वो इस तरह सोच ही रहा था, उसी बीच अनामिका कहने लगती है, बताइए ना, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आप इस तरह से मुझसे दूर क्यों हैं? बताइए ना। आप हमेशा अनु अनु करते थे, मेरे साथ साथ रहते थे, पर अचानक से क्या हुआ? अब आप पिछले 3 दिनों से बात तक नहीं किए। अभी मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। जाओ, तुम घर जाओ। इस तरह से रमेश बिना कुछ कहे आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चला जाता है। अनामिका परेशान होकर अपने घर लौट जाती है। फिर अगले दिन शारदा बेटा रमेश जो छत पर था उसके पास जाती है। बेटा रमेश, क्या बात है? तुम्हारे और अनामिका के बीच कुछ हुआ है? नहीं माँ, पर तुम इस तरह से क्यों पूछ रही हो? कल अनामिका मेरे पास आई थी, कह रही थी तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। वो बहुत परेशान थी। 2 दिन पहले तुम लोग चिड़िया के जैसा थे, लव बर्ड्स की तरह एक दूसरे के पीछे घूम रहे थे। अभी अचानक क्या हो गया? माँ, अभी मुझसे तुम कुछ मत पूछो, मैं नहीं बता सकता। ठीक है बेटा, अगर नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ। बस इतना तुम मुझे बता दो कि तुम अनामिका से कब शादी करोगे। मैं अनामिका से शादी नहीं करूंगा माँ, आप दूसरी लड़की देखिए, उससे शादी करूंगा। और ये बात उन्हें भी बता दीजिए। ये सुनते ही शारदा आश्चर्य होकर उसे देखने लगती है। बेटा रमेश, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ माँ, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझसे मत पूछो। इतना कहकर वो छत से चला जाता है। अभी तक तो जिद पकड़ के बैठा था कि अनामिका के अलावा किसी और से वो शादी नहीं करेगा। अभी वो कह रहा है अनामिका को छोड़ के दूसरी लड़की देखो। अब के जमाने के बच्चों की बातें तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। ये सोचकर अपने रिश्तेदार गोविंद की यहाँ वो आती है, जो उसी गांव में रहा करते थे। उसकी पत्नी का नाम सुजाता था। आओ शारदा, भाई साहब दामाद जी नहीं आए? इतना कहकर वो उसे ले आकर सोफे पे बैठाती है। बहन जी, भाई साहब कहाँ हैं? अनामिका की शादी के लिए वो पैसे लाने के लिए गए हैं। बैठिए, चाय लाती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तब तक बाहर से गोविंद घर लौट आते हैं। वो शारदा को देखकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। उनकी आंखों में आंसू देखकर शारदा घबरा जाती है। अरे भाई साहब, क्यों रो रहे हैं आप? गोविंद बिना कुछ कहे बस अपने आंखों के आंसू पोंछते हैं। तब तक सुजाता चाय लेकर आती है। अनामिका भी उदास होकर वहीं पे आती है। भाई साहब, जिसलिए मैं यहाँ पे आई थी, अनामिका के लिए दूसरा रिश्ता देखो, यही कहने के लिए आप यहाँ आई है ना? गोविंद की बातें सुन के सुजाता, अनामिका, शारदा सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं और उन्हें ही देखने लगते हैं। दामाद जी मुझसे मिले थे, उन्होंने ही सारी बात कही है। क्यों भाई साहब, वो अनामिका से शादी क्यों नहीं करना चाहता? इसके पीछे कोई वजह बताया क्या? जो दामाद जी ने कही है वो मैं आपसे नहीं कह सकता। उन्होंने मुझ पे भरोसा करके सब बताया है। मैं अपनी क्षमता के मुताबिक दूसरा लड़का देख के अनामिका की शादी करवा दूंगा। ये सुनकर आंखों में आंसू लेके, मन में गुस्सा लेकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा को भी बड़ा गुस्सा आता है, पर वो कुछ कहती नहीं, वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन, चूँकि रमेश स्वामी जी का बहुत सम्मान करता था, इसीलिए शारदा उनके आश्रम में जाती है। स्वामी जी वहाँ अपने भक्तों के साथ जीवन के बारे में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने शारदा को देखा। आओ माँ, यहाँ पे
यहाँ पे आके बैठो। मुझे तुम्हारी तकलीफ के बारे में पता है, फिर आप इसका उपाय बताइए स्वामी जी। ईश्वर ने सभी के भाग्यों को लिखकर भेजा है, उसके आगे तो झुकना ही पड़ेगा। अगर रमेश की शादी अनामिका के साथ होती है तो तुम्हारे जान को खतरा है। क्या रमेश ने ये तुम्हें नहीं बताया? ये सुनते ही शारदा अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाती है। वो रोने लगती है। बस अपनी माँ को जिंदा रखने के लिए, जिसे वो बहुत प्यार करता था, उसे भी वो त्याग रहा है। मैं अपने बेटे से बात करूंगी स्वामी जी, मैं चलती हूँ। ये कहकर शारदा घर की तरफ रवाना होती है। उधर अपने कमरे में रमेश खिड़की के पास उदास होकर बैठा था। बेटा, आज नहीं तो कल मेरी मौत आएगी आएगी, क्योंकि इस धरती पर कोई भी जीव अमर नहीं है। 5 तत्व से बना इस शरीर को जाना ही है। मुझे इस पर कोई मोह माया नहीं है। माँ कहकर वो शारदा को गले लगा लेता है। चिंता मत करो बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मौत के बारे में मुझे पता है, पर तुम जिससे बहुत प्यार करते हो उससे तुम जरूर शादी करो। इस तरह शारदा रमेश को शादी के लिए तैयार कर लेती है। इधर शारदा के घर में, उधर अनामिका के घर में जश्न की शुरुआत हो जाती है। फिर एक अच्छा मुहूर्त देखकर बड़े ही धूमधाम से रिश्तेदारों के आशीर्वाद से दोनों की शादी होती है। और इसी के साथ शारदा भी कुर्सी पे बैठकर अपनी आखिरी सांस ली। रमेश और अनामिका फूलों का माला पहनकर शारदा के पास आते हैं। उन्होंने बहुत बुलाया पर शारदा जवाब नहीं दी। प्रसाद, सुजाता, गोविंद, अनामिका सब रोने लगे। रमेश को पहले से ही सब कुछ समझ में आ गया। विवाह मंडप के पास ही उन्होंने शारदा को जमीन पे लेटा दिया। शारदा के पास उन्होंने दीप जलाया। सारे रिश्तेदार कहने लगे, शादी के दिन ही इस तरह से सासू माँ का गुजर जाना बहुत ही दुर्भाग्य का निशानी है। अंधेरा हो चुका था। रमेश शादी के जोड़े में ही था। शारदा को अंतिम संस्कार के लिए ले गया। फिर प्रसाद रमेश और अनामिका को समझाते हुए कहते हैं, बेटा रमेश, बहू अनामिका, शारदा कहीं नहीं गई है। वो फिर तुम्हारी बेटी होके जन्म लेगी। तुम लोग खुश रहो, अपना जीवन सुखी करो। इस तरह कहा। दिन निकलता गया। रमेश और अनामिका सुखी जीवन काट रहे थे। तो क्या आप भी चाहते कि उनके घर में शारदा का जन्म फिर से हो? अगर ऐसी बात है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। शारदा मंदिर के सामने एक बेंच पर बैठी थी। मंदिर के चारों ओर शांति था, लेकिन शारदा का मन में अशांति। अपने 30 साल के बेटे के व्यवहार के कारण वो बहुत दुखी थी। हे दुर्गा माँ, आपके वरदान से कई बुरे लोग अच्छे हुए हैं। उनका भविष्य अच्छा क्या है? तो क्या आप मेरे बेटे को नहीं बदल सकती हैं? वो इस तरह मनी मन सोच ही रही थी, तभी उसके पति प्रसाद एक छोटे से प्याले में भगवान का प्रसाद लेकर आते हैं और शारदा के बगल में बैठ जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो शारदा। अब वो सब तुम भूल जाओ, अपना मन भगवान पे केंद्रित करो और ये प्रसाद खाओ। मन को थोड़ा शांत करो। इस तरह कहकर वो शारदा को प्रसाद देते हैं। फिर शारदा भी वो प्रसाद अपने हाथों में लेकर खा लेती है। प्रसाद भी भगवान का प्रसाद खाने लगे, तभी वहाँ पे पंडित जी आ गए। पंडित जी को देखकर शारदा कहने लगी, कहिए पुजारी जी। मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। आपका बेटा बुरे आदतों की आदी है, इसीलिए आप चाहती है कि वो बदल जाए, आपके साथ अच्छा समय बिताए। उसके लिए एक तरीका है। पंडित जी की ये बात सुन के शारदा बहुत खुश हो जाती है। प्रसाद भी पंडित जी को उत्साहित होकर देखने लगते हैं। वो रास्ता हमें बताइए पंडित जी। शादी करा दीजिए, एक अच्छी सी बहू आएगी, सीधी साधी लड़की होगी, पर उसे बेटे के बारे में मत बताइएगा। बिना बताए कैसे होगा? आप चाहते हैं क्या मैं एक अच्छी लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं? मैं तो आपके बेटे के बदलाव के लिए कह रहा हूँ। अब तक जिन्हें भी आपके बेटे के बारे में पता चला, उन सभी ने शादी के लिए इनकार कर दिया। पंडित जी, इनकी बातें आप छोड़ दीजिए। अच्छा ये बताइए, अगर कोई सरल सीधी बहू घर पे आएगी तो बेटा खुश रहेगा ना? सब भला होगा माँ, कहो दुर्गा माँ की जय। इतना कह के पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। शारदा और प्रसाद सीधी सादी बहू घर लाने की बात कर ही रहे थे, तभी 25 साल की अनामिका भागते हुए वहाँ पे आती है। वो नमस्ते करती है और दुखी होकर कहने लगती है, पैसों के लिए मेरे चाचा मुझे बेच देना चाहते हैं, मुझे बचा लीजिए। मैं आपके पीछे जाके छिप जाती हूँ, कोई आके अगर पूछा तो कह दीजिएगा कि मैं नहीं आई। ये कहकर वो उनके पीछे जाकर छिप जाती है। तभी एक मूंछ वाला चाकू लेकर वीरू नाम का आदमी वहाँ पर आता है।
चाकू दिखाकर वो प्रसाद और शारदा से अनामिका के बारे में पूछता है। भयभीत होने का नाटक करते हुए प्रसाद झूठ बोल देते हैं कि लड़की इस रास्ते की तरफ भागते हुए गई है। वीरू भी उसी तरफ भागते हुए जाता है। अनामिका शारदा और प्रसाद को तहे दिल से धन्यवाद कहती है। शारदा और प्रसाद को अनामिका अच्छी लगती है। बेटा तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? मेरा कोई नहीं है माँ जी। मेरा एकमात्र चाचा जिन्होंने मुझे पाला वो मुझे बेचना चाहते हैं। आप मुझे किसी अनाथालय छोड़ दीजिए, आपका बहुत पुण्य होगा। अनामिका इस तरह विनती करने लगी। फिर शारदा और प्रसाद अनामिका को अपने साथ घर पे लेके आए। इसी तरह दिन निकल रहे थे। सीधी सादी अनामिका बहुत ही अच्छे से घर का सारा काम काज करने लगी। रमेश उसे देखता था पर कभी कुछ कहता नहीं था। खाना परोस देने पे वो खा के निकल जाता था। रात में वो नशे की हालत में घर आता है, खाना खाता है और सोने चला जाता है। फिर शारदा प्रसाद एक अच्छा दिन देखकर रमेश और अनामिका की शादी करा देते हैं। उस दिन अनामिका का फर्स्ट नाइट था। 11 बज चुके थे पर अभी तक रमेश घर नहीं लौटा था। रमेश को पता नहीं था कि वो रात उसके लिए एक भयानक रात होने वाली है। जिंदगी अब घोर अंधेरे में जाने वाली है। रात के 12 बजे रमेश घर आता है। अनामिका दरवाजे के पास इंतजार कर रही थी। उसे देखकर गुस्से से, यहाँ क्या कर रही हो? किसका इंतजार है? आपका इंतजार कर रही हूँ। और किसका इंतजार करूँगी? अगर मेरा इंतजार कर रही होती तो बेडरूम में इंतजार करती। यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? वो अनामिका को धकेल देता है। अनामिका जाके हॉल में नीचे गिरती है। रमेश लात मारता है दरवाजे पे और फिर वहाँ से चला जाता है। अनामिका रोते रोते नीचे से ऊपर उठती है। आज तक आपको कभी शक नहीं हुआ, फिर आज क्यों हो रहा है? अब तक तुम मेहमान थी, अब तुम मेरी पत्नी हो। अब से तुम्हारी बागडोर मेरे हाथ, इस बात का ध्यान रखना। चलो, बहुत रोना धोना हो गया, कमरे में चलो। फिर वहाँ से वो चला जाता है। अनामिका रोते रोते अपने कमरे में जाके बिस्तर पे बैठती है। उसके बगल में आके रमेश खड़ा होकर कहने लगता है, हाँ, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। कितने लड़के थे तुम्हारे पीछे? ये बात सुन के अनामिका को बहुत बुरा लगता है। किसी से मुझे प्यार नहीं हुआ और किसी ने मुझे प्यार करने को कहा भी नहीं। अरे अनामिका, जो है बताओ, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मैंने किसी से प्यार नहीं किया और किसी को मुझसे प्यार नहीं था। ऐसा? फिर तुम्हारे चाचा तुम्हें क्यों बेचना चाहते थे? पैसों के लिए। अब तक कितने लोगों को बेचा है? रमेश की ये बात अब अनामिका सह नहीं पाती है। वो रोते रोते बिस्तर पे सो जाती है। उसके बाद भी रमेश कुछ न कुछ पूछता रहता है पर अनामिका रोते रोते सो जाती है। फिर एक दिन रमेश अनामिका को एक पार्क में ले जाता है। आइसक्रीम खाओगी अनामिका? ये पूछते ही वो मनी मन सोचने लगती है। अगर मैं हाँ कहूँ तो पूछेंगी क्यों? किसने मुझे पहली बार ये खिलाया था? अगर कहूँ तो भी परेशानी और ना कहूँ तो भी परेशानी। ऐसा सोच ही रही थी कि क्या हुआ अनामिका? मैं जब यहाँ पे हूँ तो तुम किसके बारे में सोच रही हो? ये सुनकर अनामिका को रोना आता है पर वो खुद को संभालती है। खाऊंगी। इतना कहने पे रमेश आइसक्रीम लेने चला जाता है। तभी एक लड़का आके अनामिका से बात करने लगता है। आइसक्रीम लाने गया था रमेश, वो ये देख लेता है। फिर हाथ में जो आइसक्रीम था उसे फेंक कर वो गुस्से से उनके पास आता है। गुस्से से वो अनामिका को एक तमाचा लगाता है। वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और अनामिका रोने लगती है। अनामिका, ये लड़का कौन था? ये तुमसे क्या बात कर रहा था? अब देखो मैं क्या करता हूँ। चलो घर चलो। इतना कहते हुए वो अनामिका का हाथ पकड़ के खींचते हुए घर ले जाता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। उसके संदेह के कारण अनामिका बहुत परेशान थी और थक चुकी थी, इसीलिए उससे वो बातचीत करना बंद कर देती है। तुम बात नहीं करोगी तो कैसे होगा बहू? मैं कुछ भी कहूँ बस वो संदेह करते हैं। माँ जी, आप मुझे घर पे ले आई, छत दी, मुझे इस घर का बहू बनाई। तुम हमारी बेटी भी हो। इसीलिए पिताजी मैं अभी भी यहाँ पे हूँ, आप लोगों की सेवा कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि उनमें बदलाव आ जाए, तब तक मैं यहीं पे रहूंगी। इस तरह बिना पति के प्यार के भी अनामिका वहाँ रहती है और घर का सारा काम काज करती है। अगर आप लोगों को लगता है कि अनामिका के पति को बदल जाना चाहिए, उसे समझना चाहिए, तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट करके हमें जरूर बताएं।